men are really stuck on the idea of कि उनका साइज कैसा है और वो कितना लंबा परफॉर्म कर पा रहे हैं. How these two things are somehow equal to their masculinity. Girls were raised from this mindset of purity and boys were raised from this mindset of performance. मुझे तो लगता है ये नेशनलिस्टिक टॉपिक है क्योंकि हम इंडिया से आते हैं. We are the writers of the Kama Sutra, you know, like it's our culture. You go to Khajuraho, you see these beautiful temples. It's not just Khajuraho. इंडिया में almost हर stone temple में अगर आप 10th 11th century वालों में जाएं, थोड़ा बहुत सेक्स का सेलिब्रेशन हर जगह मिल जाएगा. Your mother's gynecologist. कोई couple आया था and they said कि we've not been able to had a child and then they realized कि he wasn't putting the penis in the right hole. जो पेशेंट थे उनको लगता था कि बच्चे पेट से आते हैं, पेट में छेद है बेली बटन, तो वो बेली बटन में सेक्स कर रहे थे करीब 7 साल तक. Really? For most women, उनको पेनिट्रेशन से ऑर्गेज़म नहीं होता है. That's not to say penetration is not enjoyable. पेनिट्रेशन में खुशी भी मिलती है, एन्जॉयमेंट भी मिलता है, सेक्सुअल प्लेजर भी मिलता है, बट ऑर्गेज़म पेनिट्रेशन से नहीं आता है. ऑर्गेज़म आता है से. सो आपका पीनस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप कितना लंबा लास्ट करें, कितनी देर लास्ट करें, कितनी कम देर लास्ट करें, इज इमटेरियल. इट्स लाइक अगर बहुत तेज भूख लग रही हो, थोड़ा पानी पी लो तो थोड़ा ठंडे हो जाते हैं, पर भूख नहीं मिटेगी. सर्वाइकल कैंसर, कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? डज इट इम्पैक्ट ओनली वुमेन और मेन एंड वुमेन? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स सर्विकल कैंसर से इंडिया में होती हैं. And the even sadder part is that this is the only cancer in the world that is preventable. 100% preventable. A movement on Instagram. It's called #ProudRundi. So what is your first instinct on that? वेस्ट में हमने slut word reclaim कर दिया है. I literally have a t-shirt that says soup slut because मुझे सूप बहुत पसंद है. दिव्या फेमिनिस्ट कंटेंट काफ़ी करती है एंड विच मीन्स दैट उसको बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली ट्रोलिंग, अब्यूज़ ये सब फेस करना पड़ता है. मेरा भी सेम सिचुएशन है बिकॉज मैं सेक्स के बारे में बात करती हूँ तो मतलब मैं तो ओपन ही होंगी ना, मैं तो आई एम अवेलेबल. लोगों का असम्पशन यही है. Is that true? Oh God. How did you come up with, how were you called Dr. Cutress? The short answer is I was sitting in a pub with my friend. मैं इंग्लैंड में रहती थी उस समय एंड मैंने इंग्लैंड जाके जो देखा, जब मैंने वहाँ की हेल्थ सर्विस में काम किया, आई एम ऑल्सो रजिस्टर्ड डॉक्टर इन द यूके. मैंने वहाँ की हेल्थ सर्विस में जाके देखा कि इंडिया में ना हमने जितना भी वुमेंस हेल्थ का कॉन्सेप्ट देखा है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू प्रेगनेंसी. Right. प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन. बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा होने वाला है, बच्चा कैसे करना है. इसके अलावा औरतें डॉक्टर के पास बहुत कम जाती हैं. वहाँ पे मैंने देखा कि पीडियाट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, इंडिया में भी हैं, बट आई थिंक बड़े शहरों में, दिल्ली में कॉन्सेंट्रेटेड मिलेंगे. मैं अगर इलाहाबाद में पीडियाट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट ढूंढूँ शायद मुझे नहीं मिलने वाली है. इलाहाबाद से हूँ मैं. वहाँ मैंने जाके देखा कि इवन छोटे शहर में, ऑक्सफोर्ड कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, वहाँ पे भी ये कॉन्वर्सेशन इतना प्रोमिनेंट था, इतना प्रेवलेंट था. और इस पर नॉर्मल लोग आके टॉक सुनते थे कि पीरियड्स के बारे में बच्चों से कैसे बात करें, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है. मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के दैट इतना ज़्यादा एम्फेसिस था वुमेन्स हेल्थ पे ओवरऑल बियॉन्ड प्रेगनेंसी. सो मैं उस समय गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी और मैं यूट्रस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. सो सारे लोग बोलते हैं ना कि दिल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दिमाग सबसे इंपॉर्टेंट होता है. डॉक्टर्स जनरली कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट अपने आप को सबसे टॉप समझते हैं. मेरे हिसाब से यूट्रस सबसे इंपॉर्टेंट होता है. That's where the child is coming from. बच्चा आ रहा है, हमारा तुम्हारे को पहला लाइफ घर है. दे रहा है. You know, this हम thing. So, सबका पहला घर है वो. सो आप चाहे कैसे भी पैदा हुए हो, चाहे आप IVF से हुए हो, चाहे आप नेचुरल कंसेप्शन से हुए हो, पहला घर यूट्रस है. how beautiful. सो आई थॉट दैट इसको ना थोड़ा PR इमेजरी ठीक करनी है बिकॉज हम यूट्रस के बारे में हमेशा ऐसे सुनते हैं कि यूट्रस को डिटॉक्स कैसे करें, Right. और यूट्रस को हटाना है, प्रॉब्लम हो गई है. It's always यूट्रस a में बीमारी issue. हो गई जी, है, गंदगी yeah, हो yeah. गई है. सो आई थॉट इसको ना थोड़ा PR क्राइसिस है इसकी. एंड द यूट्रस इज दिस स्मॉल, यू नो. अगर नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होता है वो एक फिस्ट के बराबर का होता है, छोटू सा एकदम. उसके अंदर इतना बड़ा हो जाता है कि इतना बड़ा बेबी बच्चा समाता है. निकलता है. Right. इट्स इनक्रेडिबल. सो मैंने सोचा क्यूट प्लस यूट्रस वुड बी अ गुड नेम एंड दैट्स हाउ द नेम केम अबाउट. Lovely. I mean, I'm not training as a gynecologist now. I don't want to be a gynecologist now, but I think वो women's health वाला मेरा जो एंगल है अभी भी कि यूट्रस सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी में, मैं आज भी बोलती हूँ. एंड दैट इज़ वाई द नेम has been there for so long. Lovely. And I'm so excited for this conversation because I think 2.5 साल पहले I heard you first.
And I love the fact that you were talking about women's health. You were talking about incredibly relevant subjects, but you were talking about it again with two things जो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी. You talked about it with a lot of grace. And at the same time, you talked about it with a lot of fun. राइट सो वो दो चीज़ें बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा या तो स्टक अप हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, या बात नहीं करते हैं, या हम बहुत ज़्यादा प्रिस्क्रिप्टिव हो जाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन्स हेल्थ, सेक्स, सेक्सुअलिटी. हमें कोई और रास्ता नहीं पता होता, या तो नहीं बात करेंगे या फिर हम डॉगमेटिक हो जाते हैं एकदम. So I loved your combination of, grace you. as well as, humor. So, starting off, there is a movement that is, on Instagram. It's called #ProudRundi. That's been going on. There is an Instagrammer who has spoken about reclaiming this power because log abuse karte hain, they use it as a slur against women. And she started this hashtag ki as ProudRundi. And ki, instead of letting it be a slur, we're going to ask men to relook at their actions. So what is your first instinct on that? My first instinct is that I understand where she's coming from. So Divija is a very good friend of mine also. And Divija feminist content काफ़ी करती है. And which means that उसको बहुत ज़्यादा unnecessary trolling, abuse ये सब फेस करना पड़ता है. मेरा भी सेम सिचुएशन है बिकॉज मैं सेक्स के बारे में बात करती हूँ तो मतलब मैं तो ओपन ही होंगी ना, मैं तो आई एम अवेलेबल. लोगों का असम्पशन यही है. Is that true? ओ गॉड, जिस तरह के मेरे पास DMs आते हैं, मैसेजेस आते हैं. एंड आई थिंक व्हाट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग इज़ कि जैसे वेस्ट में हमने स्लट वर्ड रिक्लेम कर दिया है. आई लिटरली हैव अ टी-शर्ट दैट सेज सूप स्लट बिकॉज मुझे सूप बहुत पसंद है. सो बहुत ही कॉमन सा वर्ड हो गया है वहाँ पे. दैट वाज आल्सो अ वर्ड दैट वाज यूज्ड टू हर्ट वुमेन अर्लियर. सो मैं समझ रही हूँ वो किस एंगल से आ रही है. मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि इस रेक्लेमेशन के बड़े प्रॉब्लमेटिक से ओरिजिन्स भी हैं बिकॉज कास्ट डायनामिक्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पे. विद ऑल ऑफ दैट सेड, मुझे लगता है ये लोगों को अपने हिसाब से रिक्लेम करने की परमिशन होनी चाहिए. दिविजा को अब्यूज़ मिला. दिस इज़ हाउ शी चोज टू डील विद बीइंग ओप्रेस्ड. दैट्स हर चॉइस. शी गेट्स टू डू इट द वे शी वॉन्ट्स टू. Some people may not agree with it, but I will never disagree with her right to do that. सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस सब में मुझे ये लगा कि मेरे ख्याल से उस पर 20 या 21 FIR हुए हैं Oh, really? फॉर दिस कैंपेन. हर फीमेल क्रिएटर, चाहे वो फेमिनिस्ट कंटेंट बनाए, चाहे वो सेक्सुअल हेल्थ कंटेंट बनाए, चाहे वो खाना बनाने का कंटेंट बनाए, हर फीमेल क्रिएटर ये शब्द दिन में 40 बार सुनता है. हमारे कमेंट्स में लोग पब्लिकली ये कमेंट करते हैं. उस पर कभी 21 FIR नहीं होंगी. हम आके रोज़ रोते हैं अपनी स्टोरीज़ पे कि भाई इतना क्यों अब्यूज़ हो रहा है, मैंने तो नॉर्मल सी बात कही है. वाई कांट आई एग्जिस्ट एज अ वुमन इन अ पब्लिक डोमेन विदाउट बीइंग अब्यूज्ड. उस पर कभी इतना कलेश नहीं होगा. कलेश कब होगा? व्हेन द वुमन टेक्स द एजेंसी टू चूज टू डिसइनफ्रेंचाइज एंड डिसएम्पावर दैट वर्ड, विच आई फाइंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अभी भी दिविजा ने काफ़ी यही बात करी है, जिन बातों से मैं बहुत रिलेट करी हूँ. मैं इस डिबेट में घुसी ही नहीं हूँ बिकॉज मुझे पता है कि इसका कोई अंत नहीं है. बट अभी भी उसने यही बात करी कि इस कॉन्वर्सेशन के बाद भी शी इज़ कंटिन्यूइंग टू गेट दैट सेम अब्यूज़. अब उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है. अब उसकी पावर चली गई है उस शब्द की, जो हमें यूज़ किया गया, जो हमें कंट्रोल करने के लिए, हमें शेम करने के लिए यूज़ किया गया है हिस्टोरिकली. अब दिविजा की लाइफ में शब्द की कोई पावर नहीं है, तो लोग उसको और यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और भी ज़्यादा भद्दी किस्म की भाषा यूज़ कर रहे हैं और भी ज़्यादा अग्रेसिव थ्रेट्स भेज रहे हैं उसकी तरफ. येट nobody took a stand for her when she was suffering, when people were abusing her and sending her rape threats. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग. What do you think about it? I mean, very interesting, right? And I mean, that's why I think it's very polarizing. And I really wanted to start with your perspective on it. Fundamentally, I believe कि words में power होती है. I choose my own label, right? अगर कोई किसी को abuse कर रहा होता है, अगर कोई किसी को oppress कर रहा होता है, at some level, I feel that is your own insecurity. Right? Strong people will never need to crush anyone.
अगर कोई अब्यूज़ कर रहा है, दैट इज़ फंडामेंटली कमिंग फ्रॉम अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, राइट? सो मेरे को आई थिंक बाय फॉर मी इट्स एन इंसल्ट, it is something that is not okay. But if I wanted to choose a word to define myself, it will be a word that I choose. तो अगर मेरे को कोई लेबल चाहिए, I will choose my label to be bold, authentic, strong, opinionated. रंडी एक slur है, वो मेरे लिए नहीं है, you know, and why should I give power to someone else's insecurity? So it is clickbait, and I think more power to Divija for at least having raised it, कि वो conversation चालू हो, and to actually create that or create that sense of इन्फॉर्मेशन कि हाँ ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक टॉपिक है, अगर कोई बोल रहा है तो ये गलत है. बट आई थिंक ऑन द अदर साइड फॉर मी आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट अ लेबल जो शायद किसी के लिए गाली है, किसी और की इनसिक्योरिटी है. एंड आई विल चूज़ मे बी माई ओन labels, my own definition, which for me empowers, not just me. And every time I have this conversation, तन्या, मेरा ना मेरी 13 साल की बेटी है, वो देखती नहीं है मेरे एपिसोड्स, लेकिन उसे पता है कि मम्मी कोई पॉडकास्ट कर रही है. तो शायद मेरे माइंड में हमेशा ये थॉट रहता है दैट कि हाउ इज़ दिस इम्पैक्टिंग हर, हाउ इज़ दिस इफेक्टिंग हर, you know, what will she think, what will she do? And these are important conversations जो हमें करनी चाहिए. and अगर कोई गलत चीज़ हो रही है वर्ल्ड में, क्या उसको हम चेंज करें? But you know, diving in from this, I really wanted to get into this, you know, concept of shame and conditioning jo, you know, we are grown up with. That even as I sit with you, I'm 42, but I come from a very traditional Marwari household. And growing up, you know, sex was always an uncomfortable word. कभी बात नहीं करते थे हम. तो कहीं ना कहीं it was almost like girls were raised from this mindset of purity and boys were raised from this mindset of performance. So I want to talk about this, you know, concept of shame and conditioning and कैसे ये impact करती है और क्या चीज़ें हैं जो आपके experience में positively impact करती हैं for young adults or kids, and क्या toxic create करती हैं results. आई थिंक ये तो बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड है. बट जिस भी दिन हमने ना किसी के ऊपर किसी चीज़ का टोकरा रख दिया, चाहे वो लड़कियों पे शर्म का टोकरा हो, चाहे वो आदमियों पे परफॉर्मेंस का टोकरा हो, इट बिकम्स वो बोझ बन जाता है. वो एक शेपिंग वैल्यू नहीं रहती है बिल्कुल भी. Right. एंड आई कैन ओनली स्पीक फॉर वुमेन बिकॉज मेरा भी एक्सपीरियंस वही रहा है. आई कम फ्रॉम अ वेरी लिबरल फैमिली. मेरे को घर में कभी ये सब नहीं, मतलब घर की लाज लज्जा तुम्हारे सर पे, ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ. बट देयर वाज स्टिल लाइक आई थिंक पीपल एक्सपेक्टेड मी टू बिहेव अ सर्टन वे जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूँ. आज भी होता है, मतलब कि तुमने कैसे ये शब्द यूज़ कर लिए. आई रिमेंबर मेरा एक कोर्ट केस हुआ था एक कंपनी के अगेंस्ट. मैंने उनके किसी प्रोडक्ट को कॉल आउट किया था एंड उन्होंने मुझे सू कर दिया था. और मैंने प्रोडक्ट में जब मैंने उनका प्रोडक्ट कॉल आउट किया था उसमें मैंने थोड़ा उनको ना मजाक में मैंने थोड़ी सी गाली दे दी थी. एंड मेरा कॉल आउट एकदम करेक्ट था. सोशल इशू पे था वो, एंड उनका प्रोडक्ट भी बड़ा शेडी सा था. What was the product? I can't talk about it because of, you know, court issues. Because of the court restriction. But basically एक जेनिटल लाइटनिंग क्रीम पे था. Okay. एंड मैंने ये बोला था कि Wow, sorry, say that again. you know there are nipple lightening creams available in the market because apparently हमारे nipples का भी कलर गलत है. No way. Sorry, you have And- genital lightening creams Yes. and nipple lightening creams. Yes. Okay, thank you for calling this out. It's insane. मतलब हमारा वाइटनेस से जो हैंगअप है वो क्या, मतलब बेहुदा हद तक चला जाता है. सो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था एंड आई सेड ये ग्रैंड मस्ती की क्रीम है. लेट्स पुट इट दैट वे. एंड उन्होंने मुझ पर कोर्ट केस कर दिया डेफेमेशन का. सो मैं गई कोर्ट में
व्हेन आई प्रेजेंटेड माई केस आई वॉज वेरी क्लियर कि देखिए एक तो ये सोशल इशू है, आप शेम इंस्टिल करके आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि आपका पति आपको छोड़ देगा अगर आपके जेनिटलिया डार्क है। सच्ची में ऐसा ही था उनका ऐड। सो पहली चीज़ सोशल ईविल है। दूसरी चीज़ ये प्रोडक्ट्स हार्मफुल भी होते हैं, इनसे और इनफैक्ट पिगमेंट बढ़ जाता है। सो आप चले लाइटनिंग कर रहे हैं, हो गया रिवर्स में और डार्कनिंग हो गई। सो दिस एन इशू विद द प्रोडक्ट इटसेल्फ। बट हमारे जो जब कोर्ट में ये बात उठी उसमें पूरी बात घूम फिर के यहाँ आके अटक गई कि मैंने ये जो ग्रैंड मस्ती वाला वर्ड यूज़ किया है कि मैंने डॉक्टर होके महिला होके ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे किया। And I was really lost because I was like, what a waste of the court's time. There's more important things to be discussed. This is a open and shut case. ये बकवास कर रहे हैं। पहली चीज़ मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है कोर्ट में बैठ के ये सब करके। बट ऑल्सो ये इतना बड़ा इशू क्यों बन गया कि मैंने औरत होके डॉक्टर होके ऐसा वर्ड यूज़ कर लिया। एंड तब मेरे पे ये जो शेम का टोकरा इंस्टॉल करने की कोशिश करी गई। आई मीन आई हैड वेरी गुड लॉयर्स थैंकफुली, सो वी वर एबल टू आर्ग्यू द केस प्रॉपरली एंड इवेंचुअली मतलब बात सेटल हो गई। बट शेम को हम इस तरह से एक टूल की तरह यूज़ करते हैं टू साइलेंस वुमेन। एंड मॉरल पुलिसिंग एग्जैक्टली, कि आप अपने स्टैंडर्ड्स कि हमारे लिए सही है या गलत है, बट लेट्स यूज दिस दायरा ऑफ राइट और रॉन्ग टू शट इट अप, एंड जो एक्चुअल इशू है उसको भूल जाते हैं। Exactly. And I feel like the same thing has happened with the Proud Hour movement also. हम एक्चुअल इशू भूल गए हैं। अभी हम खाली इस बात पे अटक गए हैं कि उसने ये शब्द कैसे यूज़ कर लिया। एक्चुअल इशू इज़ दैट देयर इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सो विद मेन द सेम थिंग इज़ कि मतलब मेरे जितने आई डोंट कंसल्ट विद मेन येट, मैं नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रही हूँ, बट अभी तक जितने भी मेरे ईमेल्स आते हैं, कंसल्टेशन रिक्वेस्ट आती हैं, उसमें men are really stuck on the idea of उनका साइज़ क्या है, वो कितना लंबा लास्ट कर पा रहे हैं, how these two things are somehow equal to their masculinity. उनकी मर्दानगी का पूरा सवाल यहीं आ जाता है कि उनका साइज़ कैसा है और वो कितना लंबा परफॉर्म कर पा रहे हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ what the woman wants, या क्या आपका वुमन क्या, वो तो बाहर में गई। Oh, that has absolute. Oh, how interesting. That has not entered the chat That yet. hasn't entered the chat. It is just about me, मेरी length और मेरा lasting time. Yeah. Because that is now the badge of masculinity. Somehow it's become the benchmark of what is masculine enough. And I find it so interesting because for most women, उनको पेनिट्रेशन से ऑर्गेज़म नहीं होता है। दैट्स नॉट टू से पेनिट्रेशन इज़ नॉट एन्जॉयबल। पेनिट्रेशन में खुशी भी मिलती है, एन्जॉयमेंट भी मिलता है, सेक्सुअल प्लेजर भी मिलता है, बट ऑर्गेज़म पेनिट्रेशन से नहीं आता है। ऑर्गेज़म आता है क्लिटोरिस से। सो आपका पीनस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप कितना लंबा लास्ट करें, कितनी देर लास्ट करें, कितनी कम देर लास्ट करें, इज़ इमटीरियल बिकॉज दैट इज़ जस्ट गोइंग टू ऐड सम प्लेजर। बट इट्स लाइक अगर बहुत तेज़ भूख लग रही हो, थोड़ा पानी पी लो तो थोड़ा ठंडे हो जाते हैं, बट भूख नहीं मिटेगी। इज़ द सेम थिंग कि आप चाहे बहुत हाई ग्रेड का पानी पी लो या आप बहुत ठंडा पानी पी लो, दैट्स इमटीरियल। अल्टीमेटली खाना आपको अगर भूख मिटानी है तो यू नीड टू ईट, एंड दैट इज़ द सेम थिंग विद वुमेन्स ऑर्गेज़म। सो बिना बात को प्रेशर देते हैं यार सबको, ना औरतें खुश है ना आदमी खुश है। क्या मतलब है? Yeah, no, but this is so interesting. Basically, and यही है राइट कि आपको सेक्सुअल हेल्थ प्लेजर तो ये तो कभी डिस्कस ही नहीं होता है। आई मीन यू नो, घर पे बात नहीं होती है, स्कूल्स में बात नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट पे इसको सेंसेशनलाइज कर देते हैं, आप पॉर्न देखते हैं, तो आप सीखते कहाँ हैं? एंड अगर आप सीखते नहीं हैं तो आप सब चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं, और वो अजम्पशंस आपको हॉन्ट करती हैं फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊँ तो ये सेक्सुअल हेल्थ या सेक्सुअल एजुकेशन क्या होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, लाइक हाउ डू यू स्टार्ट? एंड वन इज़ यू नो द आइडिया ऑफ जस्ट व्हाट इज़ सेक्स, बट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट कि यू नो प्लेजर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, इसको सीखते कैसे हैं? जब हम मैथ्स पढ़ना शुरू करते हैं, हम एक दिन में जाके नहीं करते हैं कि आज ये नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये रियल नंबर होते हैं, ये प्राइम नंबर होते हैं।
ये अलजेब्रा होती है ये कैलकुलस होती है, एक दिन में हमें कुछ नहीं सिखाया जाता है. एंड इट्स द सेम विद सेक्स एजुकेशन. हम जब बहुत छोटे होते हैं, जब हम केजी में सिखाते हैं पता नहीं मुझे बट हम जो छोटी क्लासेस में होते हैं तब हमें ये सिखाया जाता है कि ये नंबर्स होते हैं, 1 से 10 तक की गिनती सिखाते हैं, 2 का टेबल सीखते हैं, 4 का टेबल सीखते हैं. इवेंचुअली एज वी ग्रो ओल्ड, हम अगर 6th क्लास में पहुंचते हैं तो अलजेब्रा इंट्रोड्यूस होता है, ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस होती है, 8th में अलजेब्रा होता है, आई डोंट इवन रिमेंबर. एनीवे, अगर हम चाहते हैं 10th क्लास में मैथ्स लेना, 11th में मैथ्स लेना, तो हमें कैलकुलस सिखाते हैं. इट्स नॉट अ गिवन कि ये सबको सब कुछ सिखाया जाएगा. एंड दैट इज़ द थिंग विद सेक्शुअल हेल्थ. हमें इसी तरह से उसको देखना है, हमें सेक्स एजुकेशन को इसी तरह देखना है, जिसको हम बोलते हैं एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन. जब आप छोटे हैं तो आपको बच्चे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि टेस्टिकल्स में स्पर्म बनता है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं और किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है. I need to know that because I trained as an embryologist and I'm a doctor. But that doesn't mean anything to somebody like you. Right. At the same time, knowing testicle क्या होता है, knowing sperm क्या होता है is relevant for everybody. After a certain age. छोटे होते हैं तो हमें बेसिक बॉडी पार्ट सिखाए जा सकते हैं. ब्रेस्ट क्या होता है, वल्वा क्या होता है, पीनस क्या होती है. ये एरियाज आपके किसी को भी टच नहीं करने होते हैं. कंसेंट क्या होता है. हम छोटे बच्चों को, हमारे यहाँ इंडिया में तो बड़ा कल्चर है ये कि बेटा अंकल को किसी करके आओ, आंटी को हग करो, शेक हैंड करो. हम बच्चों को ऑटोनॉमी बिल्कुल नहीं सिखाते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी कैन स्टार्ट विद. ये आपका शरीर है, ये आपके पार्ट्स हैं, पार्ट्स के नाम क्या होते हैं और ऑटोनॉमी क्या होती है. आप डिसाइड करें कि आप किसी का हाथ शेक करेंगे कि नहीं, आप किसी को हग करेंगे कि नहीं. बिकॉज सिर्फ किसी का जेनिटल्स टच करना बैड टच नहीं होता है, और भी तरीके होते हैं बैड टच के. आप किसी की पीठ छू के भी बैड टच कर सकते हैं. इट्स द इंटेंट ऑन द टच, या कितना क्लोजनेस है क्या, एंड हाउ दैट पर्सन इज मेकिंग यू फील ऑल्सो, राइट? एग्जैक्टली, हाउ इज दैट मेकिंग यू फील. एंड इफ वी कैन स्टार्ट देयर, दैट्स अ ग्रेट स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन. 4-5 साल की उम्र पे बच्चों को ये सब पता होना चाहिए. बिकॉज चाहे हम मानना चाहें या ना मानना चाहें, इंडिया में चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ रैम्पेंट है. हर बच्चे के पास एक कहानी होती है कि कोई एक अंकल आते थे, कोई एक आंटी आती थी जो इनअप्रोप्रिएटली टच करते थे. एवरी किड, एवरी अडल्ट आई हैव स्पोकन टू हैज़ वन पर्सन दैट दे नो ऑफ. एंड बिकॉज हम बच्चों को ये सब नहीं सिखाते हैं ना, हम एकदम एक फील्ड तैयार कर देते हैं कि आओ इन्हें तो पता भी नहीं है ठीक क्या है गलत क्या है. सो समथिंग एज सिंपल एज बेसिक एजुकेशन एट दैट एज. थोड़े बड़े हो गए तो उनके पास सवाल भी आएंगे. जब वो 14, 15, 16 के हो गए तब उनसे पॉर्न के बारे में बात कर सकते हैं. बिकॉज मैं तो बहुत ज़्यादा एज बता रही हूँ, आजकल तो 8-9 साल के बच्चों को पॉर्न के बारे में पता होता है. And because they use the internet, they consume media on the internet, they're exposed to these ideas. So it's up to us to make sure that they know what they're dealing with and they know that ये fake है, ये performance है, ये theater है, ये reality नहीं है. And अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, that is where we're setting our children up for failure. We're setting them up for, we're making them open for abuse. I'll take this one level deeper than I, not just for kids, right? अगर हम porn की बात करें, so even for older people, there is a lot of information about sex, sexual activities, क्या होता है क्या नहीं होता है, is coming from say porn. इसमें एक और एंगल ऐड करते हैं, आजकल AI जनरेटेड पॉर्न हो गया है, राइट? वेयर यू हैव AI जनरेटेड परफेक्ट मॉडल्स, यू हैव बॉट्स. आपके पास एक ये जिम कल्चर हो गया है वेयर एवरीवन, यू हैव फिटनेस मॉडल्स, एक अनरियलिस्टिक बॉडीज, फिटनेस एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं. तो अगर आप पॉर्न देख रहे हैं या ये अनरियल परफेक्ट बॉडीज़ देख रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी एक्चुअल सेक्सुअल हेल्थ रिलेशनशिप्स पे क्या होता है? क्योंकि आपके माइंड में तो दैट इज़ योर लेवल ऑफ ब्यूटी. अब उसमें और रियलिटी में देयर इज़ अ डिफरेंस. तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस एज एज समवन इन दिस फील्ड, कि हाउ रियल इज़ इट एंड इज़ इट जेन्युइनली morphing the way people think
And what kind of questions do you get, or what are people's expectations? I think a very important statistic in this is, I'm forgetting the exact number, but एक urologist थे who used to have male patients, and उन्होंने जितने भी अपने उन पेशेंट से बात करी जो पीनस लेंथनिंग कराना चाहते थे. Sorry, there is something called penis lengthening. Yes, तो आप पीनस इनलार्जमेंट भी करा सकते हैं, बिकॉज अगेन क्लिटरस के बारे में किसी को पता ही नहीं है. Penis के बारे में सबको पता है, and also सबको ये पता है कि उसको लंबा होना चाहिए and it needs to last for a really long time. जो Wow. हमने पॉर्न से सीखा है, Right. बिकॉज पॉर्न वीडियोस होते हैं 1-1 घंटे के. पॉर्न वीडियोस थोड़ी दिखाते हैं कि 2 से 7 मिनट का एक सेक्स एक्ट लास्ट करता है नॉर्मली. उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि उन्होंने वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट से जब बात करी ना कि आप पीनस लेंथनिंग चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या है, लाइक व्हाई डू यू थिंक योर पीनस इज स्मॉलर, डू यू थिंक योर पीनस इज स्मॉलर दैन द एवरेज साइज. एंड उन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट 90% लोगों को ना जब सही एजुकेशन मिला, दे ऑल बैक्ड ऑफ, दे डिड नॉट गेट ऑपरेटेड, बिकॉज पॉर्न ने ये एक आइडिया क्रिएट कर दिया है दैट 12 इंच इज़ दी ओनली अप्रोप्रिएट. 12 इंच बहुत बड़ा साइज़ होता है, इट्स नॉट अ कंफर्टेबल साइज फॉर एनीबडी, आई कैन इमेजिन. एंड द फैक्ट दैट सैकड़ों कंपनियां ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो जेनिटल लाइटनिंग क्रीम्स बेचती हैं, बिकॉज द आइडिया ऑफ व्हाट जेनिटलिया लुक लाइक Right. इज सो स्क्यूड, वो इतना गलत आइडिया भर गया है लोगों के दिमाग में, बिकॉज ऑफ वॉट वीव सीन विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये थिएटर है, ये परफॉर्मेंस है. लोगों को लगता है कि 45 मिनट सेक्स करो तो औरत को ऑर्गेज़म होगा. लोगों को लगता है कि आपका पीनस बहुत बड़ा होना चाहिए. लोगों को लगता है कि ब्रेस्ट को तो फिजिक्स के लॉज मानने ही नहीं होते हैं, ब्रेस्ट तो ग्रेविटी को डिफाई करके चलती हैं, ब्रेस्ट हमेशा ऊपर रहती हैं, ग्रेविटी कौन सी चीज़ होती है. नहीं होती है. Right. लोगों का मानना है कि औरत के जेनिटलिया एकदम पिंक दिखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. All of these misconceptions, all of these ideas, and now obviously with the advent of AI porn, अब तो क्या होने वाला है मुझे पता भी नहीं है. But I think logically speaking, what would be a typical average size that should be okay, and what is the average length of a sexual act that should be okay? And ये information कहाँ मिलनी चाहिए, technically speaking? For this information, you can follow Dr. Cutis. But reliable जगहों पे आप सर्च करिए. Don't follow some random influencer. And I say that about me also. Like, don't just follow what I'm saying without studying about it. So इंडिया में हमारे साथ ये बड़ी दिक्कत है कि हम ना इंडिविजुअल्स पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट नहीं करते हैं. WHO आके कुछ भी बता देगा, कोई नहीं मानेगा. But Dr. Cutis बोल रहे हैं तो कर लेंगे. सचिन तेंदुलकर ने आके बोल दिया वही बात. yeah. अमिताभ बच्चन ने बोल दिया 2 बूंद जिंदगी के, सबने पोलियो ड्रॉप लगवा ली. Right. मतलब हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री करती रह गई कि भैया पोलियो ड्रॉप्स लगवा लो. बट तब हमने मानी जब अमिताभ बच्चन जी ने बोला. सो दैट काइंड ऑफ इट सेट्स अस अप फॉर फेलियर, बिकॉज इंडिविजुअल्स डोंट कम विद एक्सटेंसिव स्टडिंग. मुझे भी सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ के बारे में पता है. आप आके मुझसे किडनी के बारे में कुछ डिटेल क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं तो अंड-बंड जवाब दे दूंगी आपको. सो बट आप जवाब नहीं दोगे, लेकिन सेक्सुअल हेल्थ के बारे में आप किसी से भी पूछोगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ जवाब तो दे ही देगा. राइट, ज्ञान तो मिल ही जाएगा. सो कुछ ऐसी ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं जो मुझे बहुत, जिन पे मैं भरोसा करती हूँ व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल हेल्थ. प्लांट पेरेंटहुड एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है दैट यूजेस साइंस एंड यूजेस एविडेंस एंड यूजेस गुड क्वालिटी साइंस टू गिव यू द आंसर्स. यंग लोगों के लिए स्कारलेट टीन एक बहुत अच्छी वेबसाइट है. WHO की वेबसाइट्स अच्छी हैं. जो ये अच्छे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं ना, दे आर बाउंड बाय सो मेनी रेगुलेशंस कि वो बकवास कर नहीं सकते हैं. सो आप किसी वेरीफाइड इंडिविजुअल को फॉलो करिए, बट ऑल्सो उनके भी क्लेम्स फैक्ट चेक करिए. Don't just follow, because Don't blindly follow anything. The first rule of the internet is be skeptical of whatever you're seeing. Anything you're seeing, चाहे आपके फेवरेट इंसान ने आगे क्यों ना बोला हो, always fact check it. And in your experience, and I remember आपका I was seeing one of your earlier episodes where you talked about आपकी मम्मी के पास your mother's gynecologist, and then I think कोई couple आया था and they said कि
we've not been able to get married, we've not been able to had a child, and then they realize कि he wasn't putting the penis in the right hole. So that's the level of miscommunication जो है. तो आज के दिन आपके हिसाब से what is the level of miscommunication और information जो आपने face किया है? So this story is from almost 30 years ago now. उसको लगता था, जो पेशेंट थे उनको लगता था कि बच्चे पेट से आते हैं, पेट में छेद है बेली बटन, तो वो बेली बटन में सेक्स कर रहे थे करीब 7 साल तक. एंड 7 years तक उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, इवन दो दे वर वेरी फर्टाइल लाइक बोथ ऑफ देम. जैसे ही उनको पता चला दे स्टार्टेड हैविंग सेक्स द राइट वे एंड ऑब्वियसली वो प्रेग्नेंट हो गए. बट आजकल ये प्रॉब्लम्स अलग तरह की आ गई हैं. ऑब्वियसली ये लेवल ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है. अब वो अलग तरह से आ गई हैं. अब लोगों को लगता है कि आप पीरियड पे प्रेग्नेंट नहीं हो सकते. पॉसिबिलिटी लो है बट हो सकते हैं. अब लोगों को लगता है कि बॉडी इमेज के बड़े इश्यूज आ गए हैं. किस तरह से हमारे शरीर दिखने चाहिए, किस तरह से हमारे ऑर्गन्स वर्क करने चाहिए, टाइमिंग के बारे में, ऑर्गेजम्स के बारे में. मिस इन्फॉर्मेशन शिफ्ट हो गई है. पहले दूसरे एरिया में थे, अब दूसरे एरिया में आ गई है. Tell me a little bit, like, what are some of the biggest? So then we're talking about some myths and misinformation, right? And so what are some of the biggest myths that you found around, especially the female orgasm per se? अभी भी क्यों है कि to 2025 में भी, female orgasm is like a luxury or, even at times a taboo. Oh no, it is a luxury. That's a great way of putting it. So, मैं क्लिटरिस के बारे में काफ़ी बात करती रहती हूँ. द थिंग इज़, क्लिटरिस का फुल मैप हार्डली हमने 20-25 साल पहले स्टडी किया है MRI के थ्रू. इससे पहले हमें सही से पता भी नहीं था कि क्लिटरिस कहाँ है, किधर एक्सटेंड कर रहा है, कितना उसका रोल है प्लेजर में या ऑर्गेजम्स में. सो इसको मैं इसको हम एकेडमिकली मेडिकल मिसोजिनी बोलते हैं. दैट वुमेन हैव हिस्टोरिकली बिन सो अंडर स्टडीड इन मेडिसिन एंड साइंस कि उसके आज तक हम रिजल्ट्स देख रहे हैं. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स इज, अगेन, लोगों को लगता है कि पेनिट्रेशन से या फिंगरिंग से ऑर्गेजम हो जाएगा, विच इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. एनीबडी हु I know so many people who fake their orgasm. I used to fake my orgasms for a very large part of my life because मुझे पता ही नहीं था कि, मुझे लगता था मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, मैं ब्रोकन हूँ. काफ़ी फेमस साइको एनालिस्ट हैं सिगमंड फ्रॉइड. उनका कहना था कि जो क्लिटरल ऑर्गेजम होता है वो इमैच्योर होता है और जो वजाइनल ऑर्गेजम होता है वो मैच्योर होता है. सो ये मिसकंसेप्शंस इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे हैं पब्लिक नैरेटिव में that unfortunately a lot of women have never learned how to orgasm. But what is the reality? The reality is that orgasms आते हैं क्लिटरिस से. So clitoris basically हमारे पाम के साइज़ का. क्लिटरिस अगर नॉर्मली लोग देखें तो इतना बड़ा सा मटर के दाने का साइज़ का, it's on the top of the vulva. Actually clitoris internally इतना बड़ा होता है, एक्सटेंड करता है अंदर. अगर ये वजाइना है, अगर ये कनाल है, तो जैसे ये माइक का आर्म ऐसे इस पे बैठा हुआ है ना, क्लिटरिस के भी पैर ऐसे बैठे रहते हैं. Okay. सो आई मीन इट्स गोइंग टू बी सीधा. Right. क्लिटरिस ऐसे बैठा रहेगा एंड एक छोटा सा प्रोट्यूबरेंस है जो हमें दिखता है एक्सटर्नली, जिसे हम क्लिटरिस बोलते हैं. इसके ऊपर एक हुड होता है. इसके अंदर एक्चुअली वो पूरा प्रोजेक्ट कर रहा है. सो दिस इज़ वाई जब आप पेनिट्रेशन कर रहे हैं या फिंगरिंग कर रहे हैं तो प्लेजर होगा, बिकॉज क्लिटरिस इनडायरेक्टली स्टिमुलेट अभी भी हो रहा है. बट फॉर एक्चुअल ऑर्गेजम्स उसका डायरेक्ट स्टिमुलेशन चाहिए. For example, a lot of men like it if you stroke their balls, the scrotum. It's enjoyable, but वहाँ से orgasm नहीं आने वाला है. That's the same thing. That's not to say that penetration is not enjoyable. It's just a different way of actually leading to orgasm. So अगर हम ये चीज़ समझ लेना तो ये length और time और stamina, ये सारे conversations You'll forget that they're not important, they're not relevant. Exactly. And not only ये performance का pressure हट जाएगा, but also more women will be orgasming and be happier in their bodies. So ये एक बड़ा fundamental सा piece of information है that I wish everybody knew. That's amazing. And then what is it that people need to be more comfortable talking about these things?
आस्किंग आपको मतलब क्या लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है? एक तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि women can orgasm. बहुत सारे इवन लोगों, टुडे? आज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि women masturbate. ये तो बहुत एकदम शौक लग जाता है काफ़ी सारे लोगों को मेरे वीडियोस के कमेंट्स में कि औरतें भी ऐसा करती हैं हो 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 वाई हो गॉड नोज. ए दैट एंड बी आई मीन साइंस हैज़ अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू. हमने अगर 2002-2005 में जाके पूरी तरह से मेडिकली इन चीज़ों को समझना शुरू किया है, अगर हम अब जाके समझ रहे हैं, तो जब लाइक द पीपल हु सपोज टू स्टडी दीज थिंग्स अगर उन्हें नहीं पता है तो कॉमन पब्लिक को कैसे पता होगा? So it's a lot of different things. It's medical misogyny, it's shame, it's lack of the priority that is given to women's pleasure. Like you said, it is a luxury. Now that market has grown, अभी सेक्स टॉयज का मार्केट बड़ा बूम कर रहा है इंडिया में. एंड व्हेन यू थिंक ऑफ सेक्स टॉयज यू ओनली थिंक ऑफ वुमेन्स सेक्स टॉयज. लोगों को अक्सर पता भी नहीं होता है आदमियों के लिए सेक्स टॉयज होते हैं. उसके लिए भी. एंड यू नो, देयर वाज अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट. आई वाज टॉकिंग टू समवन हु runs a small startup in sexual pleasure, and he said कि there were 95%, 98% of our sales are actually on Blinkit and Zepto. Yeah. क्योंकि अब वो पैकेट में आपके घर आ जाते हैं, तो आपको मार्केट नहीं जाना पड़ता है, फार्मेसी नहीं जाना पड़ता है कॉन्डम या कुछ खरीदने के लिए एज अ. या एंड वो शेम वाला एंगल चला गया है बिकॉज यू नो 2 किलो आटा मंगवा दो, 1 डब्बा कॉन्डम्स मंगवा दो, 4 किलो चावल मंगवा दो, साथ में एक वाइब्रेटर मंगवा दो. यू डोंट हैव टू गो एंड यू डोंट हैव टू आस्क फॉर इट एनी मोर. बिकॉज मुझे तो याद है बचपन में ट्रूथ एंड डेयर में हमारे यहाँ तो बड़ा डेयर दिया जाता था कि जाओ फार्मेसी में कॉन्डम मांग के आओ. एंड पॉइंट इज, यू नो, देना इवन टुडे वो डेयरी है. हाँ, मतलब इतने आगे आ गए हैं, लेकिन आज के दिन भी वहाँ पे जाके मांगना इज अ बिग डील. इट्स डेयर दैट. I don't know why, because like sex is one of the most human things we do. Everybody that is there existing in the world is here because of sex. चाहे आप IVF से भी क्यों ना आए हो, IVF में भी masturbation करना होता है semen sample के लिए. It's pleasurable. It's good for your health. हर कोई करता है. वो चतुर रामलिंगम वाली स्पीच नहीं थी 3 Idiots में कि होता सबके पास है लेकिन दिखाता कोई नहीं है. It's the same thing, Right. you know. हमने उस पर शर्म का टुकड़ा डाल दिया है pretty much, and we refuse to acknowledge something so joyful. Anybody who's had a good sexual relationship will know how much pleasure and joy and beauty it brings to your life. तो हमने उसको क्यों ऐसे बांध के रखा है? And you know, I think talking about it, celebrating it will make it more enjoyable. लेकिन जितना इसको हम नहीं बात करेंगे, नहीं देखेंगे, शक की नज़रों से देखेंगे, उतना हम उसको like, you know, we make it into a monster that shouldn't really be there. And I think a lot of people, you know, misconstrue this idea when I say sex should be celebrated. लोगों को लगता है कि इसका मतलब मैं कह रही हूँ कि सड़कों पे जाके ऐसे मतलब ऑर्जी करने लोग. ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन हैव गुड रिलेशनशिप्स विद योर पार्टनर. मैं कब कह रही हूँ कि 40 पार्टनर रखो. यू कैन हैव 1 पार्टनर, यू कैन हैव एज मेनी पार्टनर्स एज यू लाइक, एज लॉन्ग एज यू डूइंग इट सेफली. एंड इट्स सो, मुझे तो लगता है ये नेशनलिस्टिक टॉपिक है क्योंकि हम इंडिया से आते हैं. वी आर द राइटर्स ऑफ द कामसूत्र, यू नो, लाइक इट्स आवर कल्चर. ये विक्टोरियन मोरालिटी हम पे इम्पोज करी गई जिसमें हमारे प्रैक्टिसेस, हमारा कल्चर जो था, जो हम ही को क्रिमिनलाइज करके हम ही को बेच दिया गया. Right. द कामसूत्रा वाज रिटन हियर. इफ यू गो टू खजुराहो यू सी दीज ब्यूटिफुल टेम्पल्स. इट्स नॉट जस्ट खजुराहो, इंडिया में ऑलमोस्ट हर स्टोन टेम्पल में अगर आप 10th 11th सेंचुरी वालों में जाएं, थोड़ा बहुत सेक्स का सेलिब्रेशन हर जगह मिल जाएगा, भले वो डिफेस हो गया हो या वो हाइड कर दिया गया हो. हमारे पास कितनी अच्छी ट्रीटीज़ हैं अबाउट हाउ एंड वाई सेक्स शुड बी सेलिब्रेटेड एंड रिलेशनशिप शुड बी सेलिब्रेटेड. तो नेशनलिज्म का टॉपिक है. Nationalism का topic है, and it should be again, you know, completely this thing कि embraced, talked about, and not sort of hidden away in a box. You know, taking it into relationships, right? I mean, इसमें एक दूसरा element आ गया है that we've gone from a situation जहाँ पे पहले आप लड़का लड़की मिलते थे, जो मम्मी या पापा या चाचा या चाची मिलाते थे. आप एक बार लड़की को देखते थे, फिर शादी हो जाती थी, फिर
लाइफ लॉन्ग पार्टनर होता था, फिर पता नहीं होता था क्या करना है, फिर किसी तरह बच्चे हो जाते थे. Now you suddenly moved into a society जहाँ पे you're, thankfully we have men, women who are liberated, they are meeting. एक ये डेटिंग कल्चर आ गया है, एक हुकअप कल्चर आ गया है कि एक्सपीरियंस करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए. लेकिन कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन स्टिल है कि फिज़िकल इंटीमेसी और इमोशनल इंटीमेसी की क्या रेलेवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, और वो कैसे इम्पैक्ट करता है आपकी सेक्सुअल हेल्थ को. हर तरह का हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका फिजिकल हेल्थ हो, आपका इंटीमेट हेल्थ हो, आपका मेंटल हेल्थ हो. एंड ऑल ऑफ दीज आर associated with your sex and your sex life and your relationship health. I'm not against hookup culture. मेरे को लगता है ये व्यक्तिगत निर्णय है. पीपल कैन डिसाइड फ्रॉम दिस फॉर देमसेल्व्स. पीपल आर मैच्योर इनफ. अगर वो सरकार डिसाइड कर सकते हैं तो वो अपने जेनिटल्स के साथ क्या करना है वो भी डिसाइड कर सकते हैं. So my only thing is, if people are doing it, they should be doing it with protection, not just in terms of sexually transmitted infections, but also for your emotions, because emotional health आजकल के हुकअप कल्चर में बहुत इम्पैक्ट होती है. हमने थोड़ा सा वेस्ट को एप करने की कोशिश करी है कि वहाँ पे ऐसे हुकअप कल्चर चलता है तो हमारे यहाँ भी होगा, एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट एक्चुअली गोज ऑन इन इट एंड कितनी बाउंड्रीज और सेफ गार्ड्स और गार्ड रेल्स होती हैं. एंड दैट्स नॉट टू से वेस्ट में बड़ा यूटोपियन है. यहाँ पे भी वही, मतलब वहाँ पे भी बुरा ही हाल है, हर जगह ही है. एक्सक्यूज मी. बट अगर आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो आपकी सेक्स लाइफ में स्पिल ओवर करेगा. अगर आप इमोशनली कंफर्टेबल नहीं हैं तो वो आपके सेक्सुअल कंफर्ट में भी स्पिल ओवर करेगा. इट्स नॉट जैसे छत बनाने के लिए ना घर की हमें पिलर्स चाहिए होते हैं. छत ऐसे अकेले सस्पेंडेड नहीं रहती है. पिलर्स आपके इमोशनल हेल्थ के होते हैं, आपकी इंटीमेसी के होते हैं, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के होते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ के होते हैं. इसके बेसिस पे हमारी सेक्स एंड सेक्सुअलिटी की छत रेस्ट करती है. एंड इफ़ दीज पिलर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दिस रूफ विल कोलैप्स. Okay, here very interestingly, and I'm going to put you on a spot, but how important is sex and emotion, and kitna alag hai for men and women? Because often it is being told, often there is a myth ki like women need emotional comfort and लड़कों को नहीं चाहिए. अगर आप मेडिकली देखें तो इसकी क्या रियलिटी है? नॉट जस्ट मेडिकली, बट ये आदमियों के लिए कितना बड़ा डिसर्विस है यार. वो क्या, डू दे नॉट डिजर्व इमोशनल डिग्निटी? इट्स सो सैड दैट हम आदमियों को एकदम मतलब सेक्स इमोशनलेस सेक्स मशीन की तरह ट्रीट करते हैं. We treat them like that, right? कि हम नहीं, उनको तो नहीं फर्क पड़ता, right? And I want to get that, like यार इमोशनल वन what does science say actually होता क्या है? हमने जितने भी देवदास के डिपिक्शंस देखे हैं वो सब आदमियों के देखे हैं. हमने औरतों के देवदास कम डिपिक्शन देखे हैं. सो ऑफ कोर्स मैन आर इम्पैक्टेड. Emotions are not gendered, and I think that is something very important to understand. Gender is a social idea. हम उसको जिस तरह से समझते हैं वो है बायोलॉजी. बेसिक हमारी सेम है, उसके पाथवेज थोड़े अलग हो सकते हैं, बट जो हमारी हार्मोनल फिजियोलॉजी है, जो हमारी इंटीमेसी की फाउंडेशंस हैं, वो बदल नहीं जाती हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट यू हैव अ पीनिस. एंड इफ़ वी कैन ट्रीट पीपल विद द राइट डिग्निटी, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो जिस जेंडर के क्यों ना हो, दैट शुड बी अ बेसिक फाउंडेशन ऑफ आवर सेक्सुअल हेल्थ. मेन ऑल्सो डिज़र्व लव. अभी मैंने एक बी अ मैन यार करके एक मेरा बड़ा फेवरेट शो है, इट्स होस्टेड बाय माई फ्रेंड. उसका एक मैंने एपिसोड अभी देखा था, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ फॉर अ लॉट ऑफ मैन वन ऑफ द थिंग्स दैट दे वांट मोस्ट इज़ कि उनको कोई फूल दे दे. कितनी सिंपल सी चीज़ है. लड़कियों को कितना रूटीनली कि हाँ भाई बॉयफ्रेंड ने फ्लावर्स भेजे हैं या अपॉलॉजी फ्लावर्स आए हैं. फॉर अ लॉट ऑफ मैन दे डोंट एवर रिसीव फ्लावर्स इन देयर लाइफ. आर दे नॉट डिजर्विंग ऑफ इट? आर दे नॉट डिजर्विंग ऑफ दैट, ऑफ बीइंग वाइंड एंड डाइंड? सो इट इम्पैक्ट्स हाउ दे सी देमसेल्व्स ऑल्सो. अगर आप किसी को बार बार बोलते रहेंगे कि आप इमोशनलेस सेक्स मशीन हो, तो एट सम पॉइंट वो अपने आप को समझ लेंगे कि भाई मैं तो इमोशनल सेक्स मशीन हूँ. But that's I think the persona that's been created, right? Through our And it's movies, false. through our media,
जो हम करते हैं थ्रू आवर सोशल, हमने सबको उसको ग्लोरीफाई कि मैस्कुलिन मैन को ग्लोरीफाई किया हुआ है कि आपको तो फीलिंग ही नहीं होनी चाहिए. And it's so false. With, so it is the same, and I think it needs to be based on both an emotional and safety concept. Absolutely. What I really like is that the younger generation is being more open about this and they're being more fluid about these ideas about what masculinity can look like. There's no set definition. हर किसी का अपना डेफिनेशन होता है कि what masculinity looks like to them. जैसे मेरा सेट डेफिनेशन है कि मेरी दाल ऐसी होती है. हर किसी की अपनी दाल अपनी तरह से बनती है. आपने बोला you need to be secure about sexual health या safety. तो what are those basic things जो आपको that you will advocate that you have to make sure that this is being done? So I call it the 3 C's of Dr. Cutress, which is consent, communication and condoms. Condoms actually extends to contraception. Consent बहुत ज़रूरी है. Would you like some water? No. That's consent. Simple, as simple as that. नहीं पर तुमने कल तो पानी पिया था मैंने जब पूछा था. या तुमने पिछले साल तो पानी पिया था जब मैंने पूछा था. I mean, you know that consent is ever evolving. We need to be and you have to ask for understanding it of that. every single time. Exactly. It's the same thing as me asking क्या आप पानी पियोगे. That's it. मैं आपका कंसेंट लेके ही आपको पानी दूंगी. आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स इट इन योर माउथ कि अरे भाई आपने दारू पी रखी है अभी मैं आपको पानी पिला दूंगी. So consent is really really important and this is a great, we call it the tea test actually कि चाय पीनी है. पिछले साल तो चाय पी थी. कल तो चाय पी थी. अभी चाय पीने का मन कर रहा है अब नहीं कर रहा है फिर भी मैं फोर्स करूँ. So the tea test is so the tea test is really important. The other is communication. I think half या 90% of the problems that we face in our intimate life go away when we communicate. कुछ नहीं, जो दिल में आ रहा है बोलो, जो समझ में आ रहा है, जो डाउट है, जो हेजिटेशन है, जो अच्छा लग रहा है, अगर हम बोलना शुरू कर दें तो लोग कितने खुश रहेंगे लाइफ में. इसमें ये भी प्रॉब्लम है ना तनिया कि अगर कोई मना कर दे तो आप उसको अपनी ईगो पे ले लेते हो, राइट? मना कैसे कर दिया, लाइक एंड बोथ मेल एंड फीमेल हम इतने टची हो जाते हैं कि वो कम्युनिकेशन का भी लाइक ठीक है आज सबको इंडियन के लिए जाना है या हमें मैक्सिकन के लिए जाना है. पीपल कैन डिसाइड टू बी ओके और नॉट, लेकिन इसमें बात करने में क्यों वो कम्युनिकेशन नहीं होती है? Because our culture teaches us that. I remember one of my favorite songs growing up was कब तक रूठेगी चीखेगी चिल्लाएगी दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी. like the song is very vibey but कितना problematic sentiment है ये कि करते रहो मान जाएगी. कभी ना कभी तो मान जाएगी. एंड आई थिंक हम एज अ कल्चर हम ये इम्बाइब भी कर लेते हैं. आदमी को लगता है कि उनको रिलेंटलेसली परसू करना है, औरतों को लगता है कि मुझे मना करते रहना है, मना करते रहना है, मना करते रहना है, सडनली हाँ बोलना है. तो हमारे यहाँ कंसेंट का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा स्क्यूड है इस वजह से. वही है, लड़की को लगता है अच्छा मैं मान जाऊंगी पहली बार तो मुझे लूज समझेंगे. या they'll think I'm loose, sorry thank you, like अग्री कैसे कर गई. एंड if a girl is made out तो उसका कैरेक्टर ढीला है. So I mean consent is skewed and that is why having these very clear boundaries of yes and no are helpful. इसको हम in sex education language इसको हम enthusiastic consent बोलते हैं. So consent, communication and lastly contraception or condoms. There are great ways of preventing unwanted pregnancies. Don't get pregnant unless you want to be pregnant, number 1. Number 2, condoms पे मैं इतना एम्फेसिस इसलिए देती हूँ बिकॉज दे आर दी ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव इन द वर्ल्ड जो आपको सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाता है. Everything else doesn't protect you. No other contraceptive does that. Dental dam, yes, but dental dam is not a contraceptive. Sexually transmitted infections के साथ सबसे important बात है ध्यान रखने की वो ये है that not almost, but most of the time उसमें कोई symptoms नहीं होते हैं. अंदर ही अंदर पार्टी चल रही होती है आपकी बॉडी में और आपको पता नहीं है. And when you go to the doctor for some other reason, you find out, oh, I have, whatever. And then that will impact your life, your health. Your reproductive health, your sexual health, your mental health. बहुत सारे impacts होते हैं इन चीज़ों के. Some STIs even impact your cardiovascular health, they impact your neurological health. तो, ये ऐसा नहीं है कि खाली genitals का infection है. If it's infecting you, it's infecting the whole of your body. Condoms are cheap. Condoms are reversible. Condoms में कोई hormones नहीं है. जब यूज़ करना है यूज़ करो.
फेंक दो, जब मन करे प्रेग्नेंट होने का डोंट यूज़ दैम. सो देर आर वेरी वेरी द सस्ता किफ़ायती टिकाऊ किस्म का ऑप्शन. So I'm a very big fan of them, and I think these 3 C's can save you a lot of grief in the long run. अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें तो आपकी सेक्सुअल हेल्थ काफ़ी अच्छी हो सकती है. Beautiful, thank you. And I'll quickly dive into it because I know कि आप इसके बारे में काफ़ी passionate हैं, and this is something I genuinely feel is also very very relevant, is cervical cancer. I've heard of it. इसकी वैक्सीन है. This is a cancer that is completely avoidable. लेकिन like everything bad हमें लगता है हमारे साथ नहीं होएगा till it comes and hits you on your face. So very briefly, तनिया, cervical cancer क्या है, कैसे हम इसको avoid कर सकते हैं, and does it impact only women or men and women? So when we say cervix, we mean the neck. इसलिए लोग बोलते हैं सर्वाइकल का दर्द हो रहा है. बट वेन वी टॉक अबाउट सर्विकल कैंसर, इट इज़ द नेक ऑफ द यूट्रस. तो यूट्रस जो बच्चेदानी होती है उसका सबसे नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं. इंडिया में रूरल औरतों में सर्विकल कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर वी हैव. Really? The single most common cancer. In urban women is the second most common cancer. And the first is? ब्रेस्ट कैंसर. एंड ब्रेस्ट कैंसर हम सब ने सुना होता है. हर किसी ने वो पिंक रिबन देखा होता है, हर किसी ने ब्रेस्ट कैंसर मैराथन देखे होते हैं. सर्विकल कैंसर के बारे में हम पता नहीं क्यों नहीं बात करते, इवन दो इट्स सो कॉमन. एंड द सैडेस्ट पार्ट, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स सर्विकल कैंसर से इंडिया में होती हैं. Wow. एंड द इवन सैडर पार्ट इज़ दैट दिस इज़ द ओनली कैंसर इन द वर्ल्ड दैट इज़ प्रिवेंटेबल. 100% प्रिवेंटेबल. तो एक वैक्सीन आती है, उसको हम HPV वैक्सीन बोलते हैं. HPV एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, इट्स एन STI. एंड ये काफ़ी जगहों के कैंसर्स कॉज करता है, नॉट जस्ट ऑफ द सर्विक्स बट ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑल सर्विकल कैंसर केसेस कम फ्रॉम HPV. बट इसके अलावा बैक ऑफ द थ्रोट एंड माउथ, पीनस का कैंसर, एनस का कैंसर, वजाइना का कैंसर, वल्वा का कैंसर, बहुत सारे कैंसर्स में ये इन्वॉल्व होता है, स्ट्रांगली इन्वॉल्व होता है. इमीडिएट प्रायोरिटी कि सारी लड़कियों को वैक्सीनेट होना चाहिए इसके अगेंस्ट. लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी हर किसी को वैक्सीनेट होना चाहिए इसके So अगेंस्ट. girls and boys. And इसमें बोलते हैं कि यंग लड़कियों को, या इज़ देयर अ सर्टेन एज जब होना चाहिए, या अगर आपको नहीं मिला सो लाइक शुड आई बी टेकिंग इट, लाइक व्हाट्स द सो द आइडियल एज टू गेट इट इज़ व्हेन यू आर यंग. ओके, जितना आप यंग लेंगे उतना आपका कम सेक्सुअल एक्सपोजर हुआ होगा. राइट. इसका मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा. बट दैट डजंट मीन दैट आपका सेक्सुअल एक्सपोजर हो गया है तो आपको इस वैक्सीन का कोई मतलब नहीं है. जब कोविड चला था, काफ़ी लोगों को कोविड होने के बावजूद लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, क्योंकि आपने एक स्ट्रेन से प्रोटेक्शन मिला. जब नया नया डेल्टा आया था, फिर जब ओमिक्रॉन आया हमने वैक्सीनेट कराया, बिकॉज ओमिक्रॉन इज़ अ डिफरेंट लुकिंग स्ट्रेन, इट कैन स्टिल इन्फेक्ट यू. द सेम वे HPV के काफ़ी सारे स्ट्रेन्स होते हैं, ऑलमोस्ट 200 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेन्स होते हैं. सो जस्ट बिकॉज यू बीन एक्सपोज सेक्शुअली डजंट मीन कि आप कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन से एक्सपोज हुए हो, नंबर 1. नंबर 2, आपका द लोअर योर एज द लोअर योर एक्सपोजर, सो द बेटर द प्रोटेक्शन. हर किसी को लगवानी चाहिए. आइडियल एज इज़ अंडर 15. इस एज पे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, बिकॉज एज ऑफ सेक्शुअल एक्सपोजर नहीं है. बट एनी बडी बिटवीन द एज ऑफ 9 to 45 कैन गेट इट. मेरा भाई 42 का है, मैंने उसको लगवाई है. घर में जिद भी नहीं करनी पड़ी एक्चुअली, बट मैंने घर में ऐसे एकदम आई पुट माई फुट डाउन, आई वाज लाइक भैया को तो लगेगी ये वैक्सीन. Lovely. So just it's something that is preventable that we can take care of, and there's zero reason why अगर You हमने shouldn't get नहीं it. किया तो ये कराना चाहिए. एंड इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम अ कैंसर. That's one bad thing that we're at least taking Exactly. out of this एंड thing. स्टेटिस्टिकली जिसका होने का लाइकलीहुड बहुत हाई है, गिवन दैट इंडिया हैज़ such a high burden of it. Thank you so much for raising awareness in this, and I really hope that everyone does go and get themselves vaccinated. Fingers Eh, crossed.